मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्री नड्डा जी का, और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का, और अपने नेता नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का कार्यभार चलाने को दिया। और मेरा 3 साल 6 महीने का ये कार्यकाल बड़ा सुकून भरा रहा है। अंतिम चुनाव में हमें सफलता नहीं मिली, उसकी टीस भी है, लेकिन हमने अपने पूरे कार्यकाल में 4 चुनाव लड़े। निगम का चुनाव बड़े मतों से जीते, विपरीत परिस्थितियों में जीते। उपचुनाव हुआ था 2, उसमें एक हम जीते, एक आम आदमी पार्टी जीती थी। फिर लोकसभा चुनाव हुआ, वो हम 7-0 से जीते अपनी अध्यक्षता में। और अंत का जो चुनाव था आखिरी हमारे कार्यकाल का, वो विधानसभा चुनाव, जो हम नहीं जीत सके। लेकिन वहाँ भी दिल्ली की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने, दिल्ली की जनता ने हमें 40% वोट दिया, जबकि दिल्ली का पिछला रिकॉर्ड 33% का था। हाँ, हम कांग्रेस गायब हो गई बिल्कुल ही सीन से, तो हम वो सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का भी हृदय से आभारी हूँ। सबने मुझे बहुत स्नेह दिया है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे नए अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता, जो पहले मेयर भी रह चुके हैं नॉर्थ एमसीडी के, अब वो हमारे एक प्रिय भाई, वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए मनोनीत हो चुके हैं। क्योंकि चयन का टाइम तो चला गया था, 6 महीना हो गया, तो अभी मनोनीत किए गए हैं। और हम सब उनके नेतृत्व में पूरी शक्ति से अपनी दिल्ली प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली के लोगों को कोई तकलीफ न हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो नया क्या कारण है आपने रिजाइन किया, पार्टी ने अध्यक्ष बदला है, क्या कारण है? ये हमारा संवैधानिक पार्टी का संविधान है कि 3 साल के लिए ही अध्यक्ष होते हैं, तो 3 साल बाद उसको चेंज होना ही होता है। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी को 2 कार्यकाल मिलता है। तो हमने अपना कार्यकाल पूरा भी किया और 6 महीना एक्स्ट्रा भी हो गया। तो ये एक पार्टी का संवैधानिक रीत नीति है, जिसको पालन कर रहे हैं हम लोग, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो जो चार्जशीट फाइल करी है और आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन को इसमें उन्होंने अक्यूज बनाया। देखिए, ये तो उसमें कुछ दूसरा और लाइन ही नहीं है, क्योंकि वो जो आम आदमी पार्टी के पार्षद की जो भूमिका रही, वो तो सब वीडियो कैमरों पे, सबके आंखों के सामने, और बहुत ही साजिश के रूप में, बड़ी साजिश के रूप में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा कराए गए। उसमें कई लोग अपने जान से हाथ धो बैठे, कई घर जले, गाड़ियां जलीं। और इस चार्जशीट में जो भी आया है, मैं समझता हूं वो न्याय है, और जिसने भी गलती की है वो बचेगा नहीं, निर्दोष को सज़ा नहीं होगी। हम इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना ऐप यूज़ किया है, जिससे कि लोग हॉस्पिटल बेड कितने हैं उसकी जानकारी ले पाएंगे। और वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस दिल्ली में इंक्रीज हुए हैं कोरोना के, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, उनके पास सफिशिएंट अरेंजमेंट्स हैं। ये बड़ा दुखद है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐप भी लेके आए हैं तब, जब दिल्ली पूरी तरह से खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। जिस समय एहतियात बरतना चाहिए, उस समय अरविंद केजरीवाल जी विज्ञापनों में मस्त रहते हैं, और जब खतरा सर से ऊपर आ जाता है तब वो कुछ उपाय करते हुए दिखते हैं, करते नहीं हैं। वो मौत का आंकड़ा छुपाते रहे, वो बेड का गलत जानकारी देते रहे। उन्होंने यहाँ तक कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए प्रेरित किया, और प्राइवेट हॉस्पिटल बिना 8 लाख रुपया लिए वो इलाज ही नहीं शुरू कर रहे हैं। जिस दिल्ली में सब कुछ फ्री करने की बात कर रहे थे, वहाँ एक कोरोना पॉजिटिव को 8 लाख रुपया प्रति सप्ताह देना पड़ रहा है। अगर वो उसको निगेटिव आने में 2 हफ्ता बीत गया तो 16 लाख, 3 हफ्ता तो 24 लाख, 4 हफ्ता तो 32 लाख। मैं नहीं समझता हूँ
कि मजबूरों के साथ जो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके जो हॉस्पिटल में उनको लूट हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पे, उसको ईश्वर भी कभी माफ़ कर पाएगा। तो जो कोरोना वायरस में अरेंजमेंट कर रही हैं, आप उस पर सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि और कुछ बहुत करना चाहिए था उन्हें? यहाँ कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। दिल्ली इस समय हमारे हर आधा घंटे पे हमें एक फ़ोन आता है जहाँ बोलते हैं हमारे घर में पॉजिटिव है, हमारे घर में कमरा नहीं है और बेड मिलने का नाम नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कोई डॉक्टर अटेंड करने वाला नहीं है। इस समय दिल्ली की स्थिति 1000-1200 रोज संक्रमितों की क्यों हो रही है? आज जब पूरे देश में कोरोना पे नियंत्रण हो रहा है, तब दिल्ली में कोरोना खतरनाक स्थिति पे है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लापरवाही का ही नतीजा है। और मैं समझता हूँ, हम तो लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप अपनी साख बचाने के लिए कम और दिल्ली के लोगों का प्राण बचाने के लिए काम करिए, वरना हम बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने बॉर्डर भी सील कर दिए हैं दिल्ली के, जो कि नोएडा और गुरुग्राम से लगते हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ही गलत कदम है, क्योंकि इस समय दिल्ली में कोई हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से लोग थोड़ी आ रहे हैं। दिल्ली से तो वहाँ लोग जा रहे हैं। फिर बंद क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि ये कहते हुए कि यहाँ के हॉस्पिटल में हम किसी का बाहर का इलाज नहीं करने देंगे। इस समय जब लोग कोरोना के संकट में सबकी हाथ फैला के हेल्प कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में आने के लिए मना कर रहे हैं, जबकि कोई आ भी नहीं रहा। दिल्ली के लोगों को ही बेड दे दो, वही बहुत है। दिल्ली के लोग 15-15 लाख रुपया चुका रहे हैं। आप किसके लिए सील कर रहे हैं? सिर्फ अपनी असफलता को छुपाने के लिए आप इशू डाइवर्ट कर रहे हैं। बॉर्डर सील, बॉर्डर सील, बॉर्डर सील। अब आप बताइए, एम्स में जो हॉस्पिटल में आएगा इलाज कराने, उसका अरविंद केजरीवाल के से क्या लेना देना? जो आरएमएल में आएगा उसका उनसे क्या लेना देना? जो सफदरजंग में आएगा उसका क्या लेना देना? तो अरविंद केजरीवाल जी, इसमें संवैधानिक अनुच्छेद 8, 14 और 19 का, इसको एग्जैक्टली हम देख लेंगे, इस अनुच्छेद का भी उल्लंघन कर रहे हैं और ये अमानवीय भी है। इसको यथाशीघ्र आप बॉर्डर खोल दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आपके अस्पतालों के अलावे दिल्ली में राष्ट्रीय हॉस्पिटल्स भी